नमस्कार, स्वागत है आपका इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल के सुबह के समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश से जुड़ी खबरों से, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं देश में बढ़ते कोरोना आंकड़ों पर। कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या पहुंची 5,608 पर, वहीं ठीक होने वालों की संख्या है 95,754। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 7,722 नए मामले सामने आए, वहीं 3,629 एक्टिव केसों में इजाफा हुआ है। वहीं 24 घंटे में जो रिकवर है उनकी संख्या है 3,892। मरने वालों की संख्या 24 घंटे में है 201। इसके साथ ही कुल कंफर्म केस हो चुके हैं 1,98,370। एक्टिव केस हैं 96,957। वहीं रिकवर हुए कुल केस है 95,754 और मरने वालों की संख्या 5,608 है। वहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात में संक्रमण की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2,358 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल आंकड़ा 70,013 पर पहुंच चुका है। एक्टिव केस यहां पर 37,543 है। रिकवर हो चुके हैं यहां पे कुल 30,108। वहीं पिछले 24 घंटे में यहां 779 लोग रिकवर हुए हैं। मरने वालों की अगर हम बात करें तो मरने वालों की संख्या 2,362 पर पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 76 लोगों ने अपनी जान कोरोना वायरस से गंवाई है। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु। यहां पर पिछले 24 घंटे में 1,162 नए केसेस आए हैं। इसके साथ ही कुल संख्या हो चुकी है 23,495। राज्य में एक्टिव केस हैं 10,138। वहीं जो रिकवर हुए हैं उनकी संख्या है 13,170। इसके साथ ही 24 घंटे में 413 मामले यहां रिकवर हुए हैं। अगर बात करें मरने वालों की संख्या की तो 187 कुल यहां पे अभी तक मर चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है दिल्ली। यहां पर कुल 20,834 मामले हैं, जिसमें से 24 घंटे में 990 मामले और जुड़े हैं। यहां जो एक्टिव केस हैं वो 11,565 है। बात करें अगर रिकवर की तो 8,746 कुल अभी तक रिकवर हो चुके हैं और 268 पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए हैं। मरने वालों की संख्या 523 पर पहुंच चुकी है और पिछले 24 घंटे में 50 लोग इस वायरस से अब तक मरे हैं। चौथे नंबर पर गुजरात है। गुजरात में भी संख्या 17,217 पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 423 नए मामले सामने आए हैं। 5,374 यहाँ पे अभी तक एक्टिव मामले हैं। वहीं बात करें रिकवर की तो 10,780 लोग अब तक गुजरात में रिकवर हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 861 लोग रिकवर हुए हैं। अगर मरने वालों की हम बात करते हैं तो 1,063 पर पहुंच चुका है यहाँ का आंकड़ा। वहीं पिछले 24 घंटे में 25 लोग अपनी जान इस वायरस से गंवा चुके हैं। पांचवें नंबर पे राजस्थान है। यहाँ पर कुल संख्या है मरीजों की 9,100। पिछले 24 घंटे में जो सामने आए हैं वो 269 है और इसके साथ ही एक्टिव केस पहुंच चुका है 2,688 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकवर जो हुए हैं वो 6,213 हैं और पिछले 24 घंटे में रिकवर हुई संख्या है 181। मरने वालों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो वो है 199 कुल, लेकिन पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक अच्छी बात ये आ रही है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस जो हैं वो आपको एक बार दोबारा बता देते हैं, वो है 96,957 और जो
ठीक हो चुके हैं वो है 95,754। साथ आपको बता दें कि भारत कोरोना वायरस से प्रभावित शीर्ष 10 देशों की लिस्ट में 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख से 30-35 किलोमीटर दूर चीनी लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान, पाकिस्तानी जेट भी हुए सक्रिय। भारत और चीन के बीच लद्दाख को लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनाव बना हुआ है। LAC के समीप पूर्वी लद्दाख से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। भारत भी चीन की हर गतिविधि पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। चीन के लड़ाकू विमान होटन और गरगुंसा ठिकानों से लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूरी पर तैनात हैं। वहीं सूत्रों ने बताया है कि चीन ने इस समय वहां तैनात लगभग 10 से 12 लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा रखा है और वे भारतीय क्षेत्र के करीब उड़ान भी भर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी पता चला है कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार भारतीय क्षेत्रों से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है लड़ाकू विमान। भारत ने मई के पहले सप्ताह में अपने सुखोई 30 MKI से उड़ान भरी थी। होटन बेस पिछले कुछ समय से भारतीय एजेंसियों की निगरानी में है, क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना भी वहां PLA वायुसेना के साथ हवाई अभ्यास कर रही है। सूत्रों ने बताया है कि पिछले साल भी भारत ने 6 पाकिस्तानी JF-17 की आवाजाही पर बारीकी से निगरानी की थी। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर में लद्दाख के पश्चिमी हिस्से के सामने सफारदू एयरफील्ड से उड़ान भरते हुए होटन तक पहुंचे थे, जहां उन्होंने शमीन 8 नामक एक अभ्यास से भाग लिया था। भारत भी लद्दाख में पूरी तैनाती से डटा हुआ है और खुफिया एजेंसियों के साथ चीन की हर हरकत पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी LAC पर विवाद है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है। दोनों पक्ष कहते रहे हैं कि सीमा विवाद के अंतिम समाधान तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता कायम रखना जरूरी है। आपको बता दें कि भारत ने भी घाटी में अपने हेलीकॉप्टर उतार दिए हैं। पंजाब करोड़ों का हो सकता है बीज घोटाला, शिरोमणि अकाली ने कहा CBI या न्यायिक जांच हो। पंजाब में कथित तौर पर बीज घोटाले ने राज्य के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। विपक्षी दल शिरोमणि अकाली ने मामले की CBI या न्यायिक जांच की मांग कर डाली है। उसका दावा है कि घोटाले की राशि 4,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कोरोना संकट के बीच पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को एक और संकट का सामना करना पड़ रहा है। लुधियाना में बीज घोटाले के एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद शिरोमणि अकाली दल ने बड़ा दावा किया है। उसका कहना है कि धान के नकली बीज की आपूर्ति होने से किसानों को 4,000 करोड़ का घाटा हो सकता है। पार्टी के कदावर नेता और पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कथित तौर पर घोटाले से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने रविवार को लुधियाना में एक दुकान के मालिक को नकली बीज बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान निसर्ग की दस्तक, तटीय इलाकों में शुरू हुई बारिश। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हाल ही में आए चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद देश में एक और चक्रवाती तूफान निसर्ग चक्रवात दस्तक दे चुका है। ये तूफान देश के पश्चिमी छोर पर अरब सागर में बना है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवात के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। निसर्ग चक्रवाती तूफान का असर दिखना शुरू हो चुका है। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई है। वहीं IMD ने भविष्यवाणी की है कि चक्रवाती तूफान 3 जून की शाम या रात में उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तट से टकरा सकता है। इसके टकराने के साथ ही उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है।
भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, मुंबई फायर ब्रिगेड सहित एनडीआरएफ की टीमों को सतर्क और तैयार रहने को कहा गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका ने संभाल ली है। आज सीआईआई के वार्षिक सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कोरोना के बीच वृद्धि की राह पर लौटने का मंत्र साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र को संबोधित करेंगे। वो इस संबोधन में भारतीय उद्योग जगत के साथ देश को आर्थिक वृद्धि की राह पर लाने का मंत्र साझा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन ऐसे समय में होने जा रहा है जब लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील के साथ ही कंपनियां परिचालन शुरू करने लगी है और कारखाने भी खुलने लगे हैं। जम्मू कश्मीर त्राल में हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, सेना का ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में अवंतीपुरा के त्राल के सिमो इलाके में पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस दौरान पुलिस ने एक आतंकी को मार गिराया है। पुलिस और सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 3 घंटों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश के आसार। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश में बारिश ने गर्मी से राहत दी है। बारिश की वजह से अगले कुछ दिनों तक इन इलाकों में तापमान कम रहने के आसार है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 3 घंटों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश की चेतावनी लखनऊ मौसम विभाग ने जारी की है। दिल्ली छूट के बावजूद ऑटो चालकों की मुश्किलें नहीं हुई कम, सवारी मिलने में आ रही है दिक्कत। देश भर में अनलॉक का पहला दौर शुरू हो चुका है, जिसमें केंद्र की तरफ से काफी छूट दी गई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को राहत दी है। ई रिक्शा चालकों के लिए नियम में एक सवारी बिठाने की सीमा को हटा दिया गया, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में सैलून खोलने की छूट के साथ ही ई रिक्शा चालकों को नियमों में ढील दी गई है। ऑटो और ई रिक्शा पर एक सवारी की पाबंदी हटाने की सीमा खत्म कर दी गई है, मगर सवारियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की शर्त को बरकरार रखा गया है। बिहार में चढ़ा सियासी पारा, लालू परिवार ने बोला नीतीश सरकार पर हमला। जेडीयू ने भी किया पलटवार। जेडीयू और आरजेडी के बीच सोमवार को भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। सोमवार को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। लालू ने बिहार में नीतीश सरकार के 15 साल को विश्वासघाती और विफल राज बताया। वहीं उन्होंने आम जनता से ये गुहार लगाई कि इस सरकार को हटाकर राज्य में फिर से गरीबों की भलाई सोचने वाली सरकार लाई जाए। लालू के अलावा उनकी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पटना में रहकर जनता की पहुंच से गायब नीतीश कुमार है, बेशर्मी से अफवाह फैलाने वाला विश्व प्रसिद्ध झूठा सुशील कुमार है। जब लालू और राबड़ी देवी ने नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी को निशाने पर लिया तो आखिर में छोटे बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी मैदान में कूद पड़े। तेजस्वी ने कहा कि इस महामारी और इस मानवीय आपदा में बिहार सरकार और कोरोना वायरस में एक अजीब समानता है। दोनों अदृश्य व खतरनाक है एवं लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। वहीं इन सब के बीच सूबे का राजनीतिक पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव साल 2020 के अंत में होने हैं, लेकिन वार पलटवार का दौर अभी से ही शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 5 दुकानों में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन के पास डीआई फंड मार्केट में आग लगने से 5 दुकानें पूरी तरह से जल गई हैं। मौके पर 4 फायर टेंडर मौजूद हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने के साथ ही जगह जगह आग की वारदातें भी तेज होती जा रही हैं। इससे पहले दिल्ली के निर्माण भवन में सोमवार सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी। ये आग बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर लगी थी। हादसे के फौरन बाद दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया।
पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया चैंपियन पोर्टल। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं का तय समय में होगा समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए चैंपियन पोर्टल champions.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल एमएसएमई की मदद करेगा। इसकी मदद से उनकी शिकायतों को सुलझाया जाएगा और प्रोत्साहित करने में भी मदद करेगा। पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों को तय सीमा में निवारण भी किया जाएगा। चैंपियन पोर्टल के लॉन्चिंग के समय केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित थे। आरआईएल के राइट्स इशू को शानदार रिस्पॉन्स। 2 दिन बाकी और अभी तक 1.1 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि आरआईएल का राइट्स इशू इस समय खुला हुआ है और आरआईएल की फंड जुटाने की इस मुहिम को निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपको बता दें कि आरआईएल का राइट्स इशू, जिसका साइज 53,124 करोड़ रुपए का है, भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा राइट्स इशू है। मुकेश अंबानी की कंपनी आरआईएल ने हाल ही में राइट इशू शुरू किया है, जिसका कुल साइज 53,124 करोड़ रुपए का है। राइट इशू 2 दिन बाद यानी 3 मई को बंद होने वाला है। उससे पहले ही आंकड़े बताते हैं कि इसे शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना काल में बड़े स्तर पर प्रतिक्रिया मिली है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा अमित और विकास का नाम। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने खेलों से जुड़े अवार्ड के लिए 5 लोगों के नाम भेजे हैं। बीएफआई ने प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए अमित पंघाल और विकास कृष्ण के नाम भेजे हैं। बीएफआई ने साफ किया है कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने पिछले 4 वर्षों के दौरान एथलीटों और कोचों के प्रदर्शन को ध्यान में रखा है। वहीं महासंघ ने अर्जुन अवार्ड के लिए महिला मुक्केबाज सिमरनजीत कौर, लवलीना बोरगोहेन और मनीष कौशिक के नामों की सिफारिश की है, जबकि द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए एन उषा के नाम भेजे हैं। इनके अलावा छोटे लाल यादव और मोहम्मद अली कमर के नाम को भी द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भेजे गए हैं। अमेरिकी अश्वेत फ्लाइट की हत्या पर गेल बोले, क्रिकेट में भी होता है नस्ल भेद। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में इन दिनों नस्ल भेद को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिका में अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में हुई हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन के बीच क्रिस गेल ने नस्ल भेद को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्रिस गेल ने सोमवार को कहा कि नस्ल भेद सिर्फ फुटबॉल में नहीं है बल्कि क्रिकेट में भी है। गेल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, अश्वेत लोगों की जिंदगी भी दूसरों की जिंदगी की तरह मायने रखती है। अश्वेत लोग मायने रखते हैं, नस्ल भेदी लोग भाड़ में जाएं। उन्होंने साथ ही कहा कि मैंने पूरा विश्व घूमा है और नस्ल भेदी बातें सुनी है, क्योंकि मैं भी एक अश्वेत हूँ। विश्वास मानिए ये फेहरिस्त बढ़ती चली जाएगी। नस्ल भेद सिर्फ फुटबॉल में नहीं है, ये क्रिकेट में भी है। यहाँ तक कि टीमों के अंदर भी एक अश्वेत होने के तौर पर मुझे एहसास हुआ है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड ने भी फ्लॉयड की मौत के बाद कहा था, ये समाज पहले से ज़्यादा बटा हुआ लगता है। वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल हाल ही में अपने पूर्व साथी खिलाड़ी सरवन को लेकर दिए गए बयान की वजह से विवादों में आ गए थे। हालांकि गेल ने सरवन को लेकर दिए गए बयान के बाद माफी मांगी थी। अब खबरें विदेश से। दुनिया भर में अब तक 63 लाख से ज्यादा हुए कोरोना से संक्रमित। 4.25 लाख लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,02,000 नए कोरोना के मामले सामने आए और मरने वाले लोगों की संख्या 3,012 का इजाफा कर चुका है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक करीब 63 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,77,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 29 लाख लोग संक्रमण से मुक्त हो गए हैं, यानी कि वो घर जा चुके हैं स्वस्थ होकर। दुनिया के करीब 75% कोरोना के मामले सिर्फ 13 देशों से आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 47.65 लाख है।
अमेरिका फिर भड़के, प्रदर्शनकारियों को ट्रंप ने चेताया, कहा नहीं माने तो उतारनी पड़ेगी सेना। मिनियापोलिस शहर में पुलिस हिरासत में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका के कई शहरों में हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से स्टोर को लूटा गया और पुलिस की गाड़ियों के साथ कई इमारतों में आग लगा दी गई। प्रशासन ने वॉशिंगटन समेत 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। ट्रंप ने सभी प्रभावित शहरों के गवर्नरों से दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। हिंसा के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास 200 साल पुराने चर्च का दौरा किया। बता दें कि ये वही चर्च है जहां पुलिस से झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। उन्होंने रोज गार्डन में कहा है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के सहयोगी हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें जोर देकर कहा, मैं कानून और व्यवस्था को लेकर आपका अध्यक्ष हूं। ट्रंप की यात्रा से पहले कानून प्रवर्तन ने प्रदर्शनकारियों को क्षेत्र से बाहर कर दिया। रोज गार्डन में ट्रंप के भाषण के दौरान प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। हिंसा की आग में जल रहे देश में हालात पर काबू पाने के लिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मिलिट्री को उतारने का फैसला किया है। इससे पहले ट्रंप ने शहरों में हो रही हिंसा के लिए यहां के गवर्नरों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें कमजोर बताया था। ट्रंप ने गवर्नरों से दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की थी। कांगो में कोरोना के बाद इबोला ने दी दस्तक, 4 लोगों की मौत, WHO ने भी की पुष्टि। पूरी दुनिया में पैर पसार चुकी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बाद अब कांगो में इबोला वायरस ने दस्तक दे दी है। स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार कांगो इबोला के 6 नए मामले सामने आए हैं, इनमें से 4 की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार कांगो के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि पश्चिमी शहर मंबटाका में इबोला वायरस के 6 नए मामले सामने आए हैं, इनमें से 4 मरीजों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 2018 के बाद ये दूसरी बार है जब कांगो में इबोला वायरस के नए मामले सामने आए हैं। नेपाल को भारत के साथ बातचीत का है इंतजार, सीमा विवाद के सकारात्मक हल के दिए गए संकेत। तरफ नेपाल ने अपने नए नक्शे को लेकर संसद में संविधान संशोधन प्रस्ताव पास कर दिया है, तो दूसरी तरफ सीमा विवाद को लेकर भारत से सकारात्मक बातचीत की तारीख का इंतजार भी कर रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा कि सरकार को भारत से जल्द ही सकारात्मक बातचीत की उम्मीद है। ग्यावली का ये बयान भारतीय विदेश मंत्रालय के उस बयान के बाद आया है जिसमें भारत ने कहा था कि नेपाल से सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सीमा विवाद को लेकर बातचीत करने का रास्ता हमेशा खुला है। ग्यावली ने संसद में कहा कि भारत जैसे ही बातचीत की सहमति देगा, नेपाल इसके लिए तैयार है। उन्होंने भरोसा जताया है कि ये मुद्दा 2 तरफा बातचीत के जरिए सुलझ जाएगा। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच सदियों से चले आ रहे इस विवाद को फिर से हवा तब मिली जब भारत ने पिछले साल नवंबर में अपना नया नक्शा जारी कर उसमें विवादास्पद काला पानी को भी शामिल कर लिया था। इसके जवाब में नेपाल ने भी हाल ही में अपना नया नक्शा तब जारी किया जब भारत ने लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरने वाली मानसरोवर तक की सड़क का उद्घाटन कर दिया। इसके बाद से ही ये विवाद और बढ़ गया। नेपाल की ओर से दिए गए बातचीत के प्रस्ताव को भारत की ओर से नजरअंदाज किए जाने के बाद नेपाल की बौखलाहट और बढ़ गई और आनन फानन में उसने अपने नक्शे को संसद की मंजूरी भी दिलवा दी। जाहिर है दोनों देशों के सकारात्मक रुख को देखकर ये लगने लगा है कि जल्द ही बातचीत का रास्ता खुलेगा और इस विवाद के हल की ओर दोनों देश कुछ आगे जरूर बढ़ेंगे। कनाडा और ब्रिटेन G7 में रूस की वापसी के पक्ष में नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था प्रस्ताव। कनाडा और ब्रिटेन G7 में रूस की वापसी के पक्ष में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को इस आशय को प्रस्ताव किया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को कहा कि कुछ साल पहले क्रीमिया पर चढ़ाई के बाद रूस को G7 से निकाल दिया गया था। वो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों के प्रति असम्मान और अकड़ जारी रखे हुए है, इसलिए वो G7 से बाहर है और बाहर ही बना रहेगा।
वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने कहा, हम देखेंगे कि अमेरिका क्या प्रस्ताव करता है। ये रिवाज है कि जो देश G7 की अध्यक्षता करता है वो सम्मेलन में मेहमान के तौर पर कुछ अन्य नेताओं को आमंत्रित करता है। क्रीमिया पर चढ़ाई के बाद रूस को G7 से हटा दिया गया था और हमें अभी भी उसके व्यवहार में बदलाव के सबूत देखने हैं जो उसके पुनर्प्रवेश को न्यायोचित ठहराए। हम समूह के सदस्य के तौर पर उसके पुनः प्रवेश का समर्थन नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये संकेत भी दिया कि विकसित देशों के समूह G7 के सदस्य देशों का विस्तार किया जाएगा। इसमें भारत का भी नाम शामिल होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए काफी अहम है। इस मंच के जरिए अब भारत की साझेदारी विकसित देशों के साथ होगी। इससे वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा भी बढ़ेगा। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। धन्यवाद। आगे की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।